कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर मोनरो से। रे अपनी पत्नी और जॉन और अपनी 6 साल की बेटी पेरी के साथ थैंक्स गिविंग के मौके पर अपने ससुराल से वापस घर लौट रहा था। लेकिन कार के अंदर का माहौल बहुत अजीब है। जॉन और रे के बीच लगातार बहस हो रही है। उनकी शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही है। बातचीत से हमें पता चलता है कि रे की जिंदगी में अतीत का कोई बहुत बड़ा काला साया है। एक ऐसा हादसा जिसने उसे तोड़ कर रख दिया था। वो शराब पीने का आदी था। हालांकि वो दावा करता है कि अब उसने शराब छोड़ दी है। पीछे बैठी उसकी छोटी सी बेटी इन बातों से बहुत परेशान है। तभी अचानक पेरी कहती है कि उसे टॉयलेट जाना है। रे कार को एक सुनसान आधे अधूरे बने गेस्ट स्टेशन पर रोकता है। जॉन टॉयलेट चली जाती है। रे कार में पेरी के लिए अपने पसंदीदा म्यूजिक की सीडी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलती। इसी बीच पेरी कार से उतरकर पास के एक कंस्ट्रक्शन साइट पर चली जाती है जहाँ पर काम चल रहा था। रे का ध्यान भटक जाता है। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि एक बड़ा और डरावना कुत्ता पेरी की तरफ बढ़ रहा है। पेरी डर के मारे पीछे हटने लगती है। रे चिल्लाता है और कुत्ते को डराने की कोशिश करता है, पत्थर उठाता है, लेकिन पेरी बहुत ज्यादा डर जाती है और पीछे हटते हटते एक गहरे खुले खड्डे में गिर जाती है। अपनी बेटी को गिरता देख रे बिना किसी सोचे समझे उसे बचाने के लिए खड्डे में कूद जाता है, लेकिन संतुलन बिगड़ने के कारण रे का सिर एक बहुत ही सख्त कंक्रीट के फर्श से पत्थर से टकरा जाता है। रे को कुछ समय के लिए चक्कर आ जाता है, उसका दिमाग सुन्न हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो होश संभालता है वो देखता है कि पेरी नीचे पड़ी रो रही है। पेरी का हाथ पूरी तरीके से फ्रैक्चर हो चुका था। जॉन भी भागती हुई वहां आ जाती है और अपनी बेटी की हालत देखकर चीखने चिल्लाने लगती है। वो रे को कोसती है कि ये सब उसकी लापरवाही की वजह से हुआ है। रे अपनी बेटी को गोद में उठाता है और कार में बिठाता है और बिना किसी वक्त गवाए पागलों की तरह गाड़ी को पास के एक बड़े अस्पताल की तरफ दौड़ा देता है। रे और जॉन अपनी बेटी पेरी को लेकर एक बहुत ही अजीब से दिखने वाले अस्पताल में पहुंच जाते हैं। इस अस्पताल का माहौल शुरू से ही दर्शकों को असहज करने वाला है। अस्पताल के अंदर बहुत भीड़ है। वहाँ का स्टाफ बेहद ठंडा और अजीब सा व्यवहार कर रहा है। रे इमरजेंसी काउंटर पर बैठी नर्स से कहता है कि उसकी बेटी का हाथ टूट गया है और उसे तुरंत डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन नर्स बहुत ही सुस्त तरीके से काम कर रही है। वो रे से दुनिया भर के कागजात, इंश्योरेंस फॉर्म भरने की कहती है। पेरी का नाम रजिस्टर्ड करती है। रे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है क्योंकि उसकी बेटी दर्द से तड़प रही है। काफी बहस के बाद आखिरकार डॉक्टर जेकब्स नाम के एक डॉक्टर पेरी को देखने आते हैं। डॉक्टर जेकब्स का बर्ताव थोड़ा बेहतर है। वो पेरी के हाथ की जांच करते हैं और कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, बस एक छोटा सा फ्रैक्चर है। लेकिन पेरी ऊपर से नीचे गिरी थी, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से वो इसका सीटी स्कैन करवाना चाहते हैं ताकि ये पक्का हो सके कि उसके सिर के अंदर कोई अंदरूनी चोट या ब्लीडिंग तो नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर जेकब रे से एक अजीब सा सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं कि क्या पेरी के अंग डोनेशन के लिए रजिस्टर्ड है। रे इस बात पर भड़क जाता है और कहता है कि मेरी बेटी जिंदा है, आप ऑर्गन्स की बात कर रहे हो। डॉक्टर कहते कि बस एक रूटीन फॉर्मेलिटी है। अब क्योंकि सीटी स्कैन मशीन अस्पताल के बेसमेंट में थी, इसलिए डॉक्टर जेकब्स पेरी को व्हीलचेयर पर ले जाते हैं। जॉन भी अपनी बेटी का हाथ थामे उसके साथ लिफ्ट में बैठ जाती है। सीटी स्कैन के कमरे में केवल एक ही अटेंडेंट की अनुमति है, इसलिए रे को ऊपर वेटिंग रूम में रुकने के लिए कहा जाता है। रे अपनी पत्नी और बेटी को लिफ्ट के अंदर जाते हुए देखता है। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है और यहीं से शुरू होता है असली नरक। रे काफी थका हुआ है। सुबह से वो इस ड्रामे सिर पर लगी चोट की वजह से उसकी आंखें भारी होने लगती है। वो वेटिंग रूम में एक कुर्सी पर सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि कई घंटे बीत चुके हैं, बाहर अंधेरा हो चुका है। रे तुरंत रिसेप्शन काउंटर पर जाता है और नर्स से पूछता है कि उसकी बेटी पेरी और पत्नी जॉन अभी तक नीचे बेसमेंट से वापस क्यों नहीं आई। सीटी स्कैन में इतना वक्त थोड़ी लगता है। लेकिन नर्स जो जवाब देती है उसे सुनकर रे के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। नर्स बहुत ही अजीब तरीके से रे की तरफ देखती है और कहती है, पेरी? कौन पेरी? हमारे रिकॉर्ड्स में इस नाम का कोई मरीज नहीं है। ये सुनते ही रे को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो नर्स से बहस करने लगता है और दूसरी स्टाफ के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। रे को लगता है कि नर्स मजाक कर रही है। वो चिल्लाता है, वही पेरी जिसका हाथ टूटा था, जिसे डॉक्टर जेकब सीटी स्कैन के लिए नीचे लेकर गए थे। नर्स कंप्यूटर में दोबारा चेक करती है और कहती है कि आज के पूरे दिन में डॉक्टर जेकब्स की ड्यूटी थी ही नहीं। और अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक रे मोंडो नाम का सिर्फ एक व्यक्ति आया था,
लेकिन वो अकेला आया था और उसका इलाज उसके सिर पर लगी चोट के लिए किया जा रहा था, ना कि किसी बच्चे के लिए। रे का दिमाग ये मानने से इनकार कर देता है। वो पागल होने लगता है और चिल्लाता है कि उसकी बेटी और पत्नी यहीं थी। वो जबरदस्ती अस्पताल के अंदर भागने की कोशिश करता है। अस्पताल की सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। रे को यकीन हो जाता है कि इस अस्पताल के अंदर कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। अस्पताल का स्टाफ मिलकर झूठ बोल रहा है। रे किसी तरीके से अस्पताल से बाहर भागता है और पुलिस को बुला लेता है। 2 पुलिस अधिकारी, जिनमें एक महिला ऑफिसर भी शामिल है, अस्पताल पहुंचते हैं। रे उन्हें पूरी कहानी बताता है कि कैसे अस्पताल वाले उनकी पत्नी और बेटे को गायब कर चुके हैं और अब अनजान बनने का नाटक कर रहे हैं। पुलिस वाले रे के साथ अस्पताल के अंदर जाते हैं और वहां के प्रशासन से पूछताछ करते हैं। अस्पताल का डॉक्टर और स्टाफ पुलिस को अपनी एंट्री बुक और कंप्यूटर डेटा दिखाते हैं। रिकॉर्ड में साफ दिख रहा है कि रे अकेला आया था। पुलिस वाले उस डॉक्टर जेकब्स को बुलाते हैं। जब डॉक्टर जेकब्स सामने आते हैं तो रे उन्हें पहचान लेता है, लेकिन डॉक्टर जेकब्स कहते हैं, हाँ मैंने इस आदमी का इलाज किया था क्योंकि इसके सिर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, लेकिन इसके साथ कोई महिला या बच्ची नहीं थी। मामला बहुत पेचीदा लगता है। पुलिस को शक होने लगता है कि या तो रे झूठ बोल रहा है या फिर उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सच का पता लगाने के लिए पुलिस रे को अपनी गाड़ी में बिठाती है और उसी गैस स्टेशन पर ले जाती है जहां सुबह वो हादसा हुआ था। जब वो लोग उस कंस्ट्रक्शन साइट और खड्डे के पास पहुंचते हैं तो वहां पुलिस को कुछ ऐसा मिलता है जो कहानी को पूरी तरीके से पलट देता है। उस खड्डे के पास खून के बड़े बड़े डब्बे मिलते हैं। इसके अलावा कार की डिग्गी के पास खून के निशान दिखाई देते हैं। जब पुलिस रे से पूछती है तो वो खून किसका है, तो रे कहता है कि ये उसकी बेटी का खून है जब वो नीचे गिरी थी। लेकिन पुलिस को अब रे पर पूरा शक हो चुका है। उन्हें लगता है कि रे खुद अपनी पत्नी और बेटी को कुछ गलत किया है और अब वो अपनी कहानी छिपाने के लिए अस्पताल पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। पुलिस रे को गिरफ्तार करने के लिए तैयारी करती है। रे को अब समझ आ जाता है कि कोई भी उसका यकीन नहीं करने वाला। वो खुद अपने बेगुनाह साबित करने के लिए अपनी फैमिली को बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाता है। वो एक पुलिस वाले की गन छीन लेता है, उन्हें एक कमरे में बंद कर देता और उनकी पुलिस की कार लेकर वापस पागलों की तरह अस्पताल की तरफ भागता है। उसे पक्का यकीन है कि उसकी बेटी उसी बेसमेंट में छुपाया गया है और वो लोग उसके अंग निकालने वाले हैं। अब हम फिल्म के सबसे खतरनाक और आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं। रे अस्पताल के पिछले दरवाजे से अंदर घुसता है और वो सीधा बेसमेंट की तरफ जाता है। वहाँ का माहौल किसी डरावनी फिल्म जैसा है। रे एक एक करके कमरों को चेक करता है। तभी वो एक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खोलता है और जो नजारा देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ सचमुच डॉक्टर जेकब्स और अस्पताल का स्टाफ एक ऑपरेशन कर रहे हैं। टेबल पर एक बच्ची लेटी हुई है जिसका पेट चीरा जा चुका है और उसके ऑर्गन्स निकालने की तैयारी चल रही है। रे चिल्लाता है, वो बच्ची कोई और नहीं उसकी बेटी पैरी है और पास में ही उसकी पत्नी जोआन को भी बांधकर बेहोश किया गया है। बिना सोचे समझे एक गोली चला देता है। एक सिक्योरिटी गार्ड और डॉक्टर को गोली लगती है। रे तुरंत अपनी बेटी को टेबल से उठाता है, उसे कंबल में लपेटता है और व्हील चेयर पर बिठाता है। वो जोआन को भी साथ लेता है और किसी तरह अस्पताल से बाहर निकलकर अपनी कार की तरफ पहुंच जाता है। कार में वो अपनी बेटी और पत्नी को पीछे की सीट पर बिठाता है। सुबह की पहली किरण निकल रही है। वो कार का शीशा नीचे करता है। वो मुस्कुरा रहा है और अपनी पत्नी से कहता है, देखो जोआन, मैंने कहा था ना कि मैं तुम दोनों को बचा लूंगा। अब सुरक्षित हैं। अब हम अपने घर जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब कैमरा घूमता है पीछे की सीट की तरफ और जो सच सामने आता है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। पीछे की सीट पर ना तो जोहान है और ना ही पैरी। वहाँ दरअसल अस्पताल का एक अनजान बूढ़ा और गंभीर रूप से बीमार मरीज लेटा हुआ है, जिसे रे बेहोशी की हालत में ऑपरेशन थिएटर से चुरा कर लाया है। रे को लग रहा है कि वो अपनी बेटी को बचा कर लाया है, लेकिन वो किसी पराये मरीज को किडनैप करके लाया है। तो फिर रे की असली पत्नी और बेटी कहाँ है? अब फिल्म हमें असली हकीकत दिखाती है जो रे ने अपने दिमाग में छुपा ली थी। जब सुबह पैरी उस खड्डे में गिरी थी तो वो हाथ फ्रैक्चर होने की वजह से नहीं रो रही थी, बल्कि वो मौके पर मर चुकी थी। जब रे अपनी बेटी की लाश को देखा तो वो सदमे में आ गया। तभी जोआन वहां आई और अपनी बेटी की लाश देखकर वो पूरी तरीके से टूट गई। उसने गुस्से और पागलपन में रे को धक्का दिया और चिल्लाने लगी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम एक नाकाम पिता हो। रे पहले से दिमागी रूप से कमजोर था क्योंकि सालों पहले उसकी पहली प्रेग्नेंट पत्नी को भी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसका इल्जाम वो खुद पर लेता था। इस नए सदमे को रे का दिमाग बर्दाश्त नहीं कर पाया। रे ने गुस्से में आकर जोआन को जोर से पीछे से धक्का दिया और उसका सिर पास में पड़े एक तीखे लोहे के सरिये से जा टकराया। जोआन को भी मौके पर मौत हो गई। रे ने खुद अपने हाथों से अपनी बेटी और पत्नी को मार डाला था। भले ही वो एक अनजाने में हुआ हादसा था, अपराध बोझ से बचने के लिए उसके दिमाग ने एक झूठी कहानी गढ़ ली। उसकी बेटी जिंदा है, उसका बस हाथ टूटा है और अस्पताल वाले बुरे हैं जो उसकी फैमिली को गायब कर रहे हैं। अस्पताल में जो भी हुआ, वो नर्स का अजीब बर्ताव, डॉक्टर जेकब्स का ऑर्गन्स के बारे में पूछना, बेसमेंट में अंग की तस्करी का रैकेट, वो सब कुछ और नहीं बल्कि रे के पागलपन और उसके बीमारी दिमाग की कल्पना थी।
फिल्म के आखिरी शॉट में रे की कार हाईवे पर आगे बढ़ती जा रही है। रे के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान है क्योंकि उसके भ्रम की दुनिया में असली फैमिली सुरक्षित है और उसके साथ है। लेकिन हकीकत में उसकी दुनिया पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है और उसकी पत्नी और बेटी की लाश कार की डिग्गी में बंद है। वो एक ऐसी यात्रा पर निकल चुका है जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ जेल की कोठरी या पागल खाने में होना है। इसी खौफनाक और दिल दहला देने वाले मोड़ पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। आपको इस फिल्म का ट्विस्ट कैसा लगा? क्या आपको पहले से शक था कि रे ही कातिल है या फिर आप भी मेरी तरह हैरान रह गए थे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको ये 10 मिनट का मूवी एक्सप्लेन कैसा लगा?